हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। आगे बढ़ते हैं, अपन नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, वैसे तो 11th का पार्ट है, बट मैं इलेक्ट्रोस्टेट के बाद ही पढ़ाता हूँ इसको, 12th में पढ़ाता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट में मैंने कहा था एक छोटा सा पार्ट रह रहा है, 8-10 मिनट का पार्ट है, तो उसको मैं नहीं ले रहा, उसको अपन कैपेसिटर में देखेंगे। समझ इससे कैपेसिटर और इसमें कॉमन है, तो कैपेसिटर में कर लेंगे अपन उसको। ठीक, डाइलेक्ट्रिक नाम का आता है एक छोटा सा पार्ट, जो कि कैपेसिटर में बढ़िया तरीके से आएगा, मतलब काफ़ी 3-4 दिन चलेगा, उसको उसके साथ ही करेंगे। ग्रेविटेशन शुरू करने जा रहे हैं। मैं ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टेट के बाद इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि उसे आधे से ज़्यादा फॉर्मूले उससे मैच करते हैं। तो शुरुआत करें। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था वो चार्जेस के बीच की कहानी थी। ठीक, दो चार्जेस के बीच में फोर्स, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारी चार्ज है। ग्रेविटेशन जो है मासेस के बीच की कहानी है। इट इज़ वर्च्यू ऑफ मास। समझ इससे, इट इज़ वर्च्यू ऑफ मास। तो ग्रेविटेशन के अंदर सबसे पहले आता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ये क्या है? m1 m2 दो मासेस हैं जिनके बीच का सेपरेशन r है, तो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा, हमेशा याद रखें मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। जैसे चार्ज के बीच में रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है, इसी तरह मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो ये वाला मास इसको ओनली इस तरफ खींचेगा और ये वाला मास इसको इस तरफ खींचेगा। तो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। सॉरी, कोई रिपल्सन फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो F12 और F21। अब ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। वहाँ पे आती थी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे आती है Gm1 बाई m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखें, G जो होता है इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। या इसकी वैल्यू अपन ये भी लिखते हैं 20/3 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके हिसाब से अपन वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे आसान कैलकुलेशन होगी। ठीक, ये दो वैल्यूज होती है जी की। इसका नाम यूनिवर्सल क्यों आता है? जैसे वहाँ पे फोर्स आता था, वो आता था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आता था कि नहीं आता था? तो यहाँ पे K को रिप्लेस कर दिया अपन ने G से और चार्ज को रिप्लेस कर दिया अपन ने मास से। K जो होता था मीडियम पे डिपेंड करता था, जैसे मीडियम चेंज K भी चेंज, लेकिन यहाँ पे G मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। आप यूनिवर्स में कहीं भी ले जाएं, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ आई चीज़ें? यूनिवर्स में आप कहीं भी ले जाएं, G हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। समझ आई चीज़ें? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्लियर बातें? G मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखें। नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, यानी कोई भी मीडियम में ले जाएं हमेशा फोर्स यही रहेगा, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। क्लियर बातें? इस चीज़ का ध्यान रखें। तो K को अपन ने G से रिप्लेस कर दिया और Q को रिप्लेस कर दिया M से। उसके बाद डायमेंशन क्या होगी G की? डायमेंशन की बात करें, G की डायमेंशन होगी mlt-2। इधर आएगा, ये फोर्स की होती है mlt-2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया m-1 L3T-2। ये डायमेंशन होती है G की। G की डायमेंशन होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, ध्यान रखें। तो आपको निकालनी आनी चाहिए या याद रहनी चाहिए। याद तो नहीं रख पाओगे, इसलिए निकालना सीख लें आप। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, नोट डाउन करें। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है,
वेक्टर फॉर्म की बात करें, ये दो मासेस m1 एंड m2। चलो m2 पे फोर्स निकालते हैं। m2 पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, और यहाँ पे जो r वेक्टर है वो इधर की तरफ है। r वेक्टर हमारा इधर की तरफ है, समझ रहे चीजें। m1 से m2 की ओर r वेक्टर, ठीक, m1 से m2 की तरफ हमारा r वेक्टर है। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि m1 से m2 की ओर है, और m2 पे फोर्स लिखना चाहते हैं तो m2 पे फोर्स आएगा इधर की तरफ, ठीक। तो फोर्स जो होता है वो होता है G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू एफ कैप, ठीक, एफ कैप। एफ कैप को लिख सकता हूँ मैं r कैप, क्योंकि कैप तो हमेशा डायरेक्शन देता है। तो एफ कैप की और r कैप की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो माइनस r कैप। एफ कैप और r कैप की, एफ वेक्टर इधर है, r वेक्टर मेरा इधर है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो माइनस r कैप। तो माइनस तो आ गया बाहर, G m1 m2, इसको लिखा मैंने r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकल के आ गया माइनस G m1 m2 अपॉन r क्यूब इंटू r वेक्टर। समझ आई चीज़ें, ये हमारे पास फोर्स निकल के आ गया। माइनस यहाँ पे अट्रैक्शन को शो कर रहा है, नेगेटिव यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नेगेटिव यहाँ पे अट्रैक्शन को शो कर रहा है कि दोनों मासेस के बीच में यहाँ पे अट्रैक्ट नेचर, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ आई चीज़ें। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर ये निकल के आता है, ठीक है। समझ आई बातें, नोट डाउन करें। एग्जाम्पल की बात करें, दिस इज 2 kg, दिस इज 6 kg या 3 kg ले लेते हैं। इसकी कोऑर्डिनेट है 0, 2, 3, इसकी 12, 6, 6, ठीक है। इसको 1 कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, दो मासेस हैं। फाइंड फोर्स ऑन 3 kg। अब ये लिख रहा है ड्यू टू 2 kg। हमें पता है इस 3 kg पे फोर्स कौन लगाएगा, 2 kg लगाएगा। तो बताइए भैया 3 kg पे फोर्स बताइए। तो फोर्स जो होता है वो वैल्यू होता है वेक्टर में G m1 m2 अपॉन r क्यूब, ठीक। और इस पे अगर अपन निकाल रहे हैं तो इस पे फोर्स इधर की तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा इधर की तरफ। फोर्स के अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर इधर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर हम लिखेंगे। फाइनल मतलब इसका जो r वेक्टर हमारा इधर की तरफ होगा, r वेक्टर हमारा इधर की तरफ है। इसका मतलब ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। तो टेल में से हेड को माइनस करेंगे तो 12 i कैप, 12 में से 0 गया 12 i कैप, 6 में से 2 गया 4j कैप, प्लस 4 में से 1 गया 3k कैप। समझ आई चीज़ें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r यानी r निकल के आ गया 144 प्लस 16 प्लस 9, तो 20, 144, 13, ये निकल के आ गया 13, ठीक है। 13 निकल के आ गया, मीटर भी कह सकते हैं। तो वैल्यू डालेंगे अगर इसकी वैल्यू डालेंगे, माइनस भी आगे लगा देता हूँ। एफ वेक्टर बराबर -20/3 इंटू 10⁻11। ये तो जी की वैल्यू है। m1 m2 कितना आएगा 2 × 3 अपॉन r स्क्वायर, नीचे r क्यूब का मतलब 13 का क्यूब, तो 13 × 13 × 13 एंड दिस इज r वेक्टर इज 12i प्लस 4j प्लस 3k। ये हमारे पास r वेक्टर निकल के आ गया। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे करिए, ये 3 से 3 गया तो एफ वेक्टर निकल के आया -4 × 10⁻10 अपॉन, इधर लिख दें 12i प्लस 4j प्लस 3k क्या डिवाइड बाई 13 क्यूब। ये हमारे पास फोर्स निकल के आ गया। समझ आई इससे, इस तरह से अपन फोर्स निकाल सकते हैं। नोट डाउन करिए। समझ आई बातें।
तो इस तरह से अपन फोर्स निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल देखें और ये हमारे पास एक चार्ज है m मास का, एक m मास का एक और चार्ज है, और ये जो m मास है इस तरह से, ये जो m मास है v स्पीड के साथ इसके अबाउट r रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा है। दोबारा सुने, एक m मास यहाँ पे रखा हुआ है, एक m मास यहाँ रखा हुआ है, और दूसरा मास इस तरह से इसके अबाउट चारों तरफ एक सर्कल में रोटेट कर रहा है। फाइंड v ओमेगा टाइम पीरियड, तीनों आपको निकाल के बताने हैं। तो क्या कैसे निकाल के बताएंगे? देखिए, सबसे पहले हमें पता है, पहली बात तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के अंदर कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल, दो फोर्सेस के बीच में, दो मासेस के बीच में क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लग रहा होगा Gm²/r², Gm1 m2/r²। तो Gm2/r² इक्वल टू होना चाहिए mv²/r। एक r से एक r गया, एक m से एक m गया, तो v बराबर निकल के आ गया √Gm/r। समझ आए इससे? v बराबर निकल के आ गया √Gm/r। स्पीड अगर ये निकल के आ गई तो ओमेगा होता है v/r, तो ये निकल के आ गया √Gm/r³, ये ओमेगा निकल के आ गया। ठीक, टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, देन टाइम पीरियड इज 2π अपॉन Gm r⁵/2। दिस इज द टाइम पीरियड। r³ को √ से हटा के मैंने बाहर रख दिया है, तो टाइम प्रोपोर्शनल r⁵/3/2। समझ आए इससे? ये हमारे पास टाइम पीरियड, ओमेगा, स्पीड, सारी चीज़ें निकल के आ गई। क्लियर बातें? नोट डाउन करें। इस तरह के एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके अंदर। अगला एग्जाम्पल देखें। एक m मास है, एक m मास है, एक m मास है। फोर्स निकालने वाले एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे आपको। पहला एग्जाम्पल पहला कहा जाएगा फाइंड फोर्स ऑन एनी वन मास। किसी एक मास पर फोर्स निकाल के बताएं। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए साइड का, ये अगर एक साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो किसी एक मासेस पे फोर्स लगा के बताओ, तो इसमें निकाल के बताएं। तो इसकी वजह से अट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से भी अट्रैक्शन होगा, और दोनों के बीच में 60 डिग्री। ये वाला फोर्स आएगा Gm² साइड डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला भी फोर्स आएगा Gm²/a²। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, तो नेट फोर्स निकल के आता है √3f। ठीक है, तो ये निकल के आ गया √3Gm²/a²। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नेट फोर्स निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन इसमें है कि अगर पहला क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन है कि तीनों के तीनों पार्टिकल इस तरह से सर्कल में रोटेट होने लग जाएं। अगर तीनों के तीनों मासेस इस तरह सर्कल में रोटेट होने लग जाएं v स्पीड के साथ, यानी इसकी स्पीड यहाँ पे v है, इसकी स्पीड इधर की तरफ v है, और इसकी स्पीड इधर की तरफ v है, तो बताइए फाइंड v, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड ओमेगा, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो अपन को इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से सेंटर, यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा इसका, और ये होगी रेडियस। तो रेडियस को मैं एक ही फॉर्म में निकालता हूँ, क्योंकि नेट फोर्स हमारे पास है, उसको बराबर कर देंगे mv²/r। इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो किसी एक पार्टिकल पे नेट फोर्स निकाल लो, जो कि हमने निकाल चुके हैं। उसके बाद ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं अपन r, तो ये वाला फोर्स जो लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा √3Gm²/a² इक्वल टू होना चाहिए mv²/r। एक m से m जाएगा, और ये बनेगा √3Gm/a² इक्वल टू v²/r।
आर की वैल्यू ए की फॉर्म में चाहिए, तो ये वैल्यू है ए, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस हो गई a/2, ठीक है। ये आर है तो r cos 30 इक्वल टू a/2, r cos 30 इक्वल टू a/2, तो r cos 30 होता है √3/2, तो r इक्वल टू आ गया a/√3, r आ गया a/√3, ठीक है। तो r की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें, ये रखेंगे a/√3, √3 से √3 जाएगा, a से a जाएगा, तो v की वैल्यू निकल के आ गई √gm/a, ठीक है। v की वैल्यू ये निकल के आ गई। टाइम पीरियड हम जानते हैं, या ओमेगा निकाल लो, तो v इक्वल टू a ओमेगा, नहीं r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक। r की वैल्यू ये रही a/√3, ओमेगा यहाँ से निकल जाएगा, v की वैल्यू डालेंगे तो टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा। समझ है, इससे ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। r डालना है भैया, रेडियस, रेडियस ये है a/√3, इस तरह सोल्व करेंगे सारी चीज़ें निकल के आ जाएगी। क्लियर बातें। तो ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला एग्जाम्पल ये है कि एक स्क्वायर हो ए साइड का, ये एग्जाम्पल इतना स्टैंडर्ड है कि कोई कंपटीशन पिछले साल जेईई मेन में तो 3-4 बार पूछा गया है, तो अब डायरेक्ट मैं भी बता ही देता हूँ इसको। अगेन क्वेश्चन ये है कि इस तरह से चारों के चारों पार्टिकल एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे गए हैं और एक सर्कल में रोटेट करते हैं सेम स्पीड के साथ, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है ए साइड का है, फाइंड वी, वी पूछा जाता है इसमें ज़्यादातर, वी की वैल्यू बता दो तो भी बहुत बड़ी बात है। तो वी की वैल्यू बताने के लिए हमें सबसे पहले किसी एक पार्टिकल पे मास फोर्स निकालना पड़ेगा, तो मैं इस पे फोर्स निकाल रहा हूँ, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला भी इस लाइन के लॉन्ग इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बट ये फोर्स एफ डैश होगा, ठीक है। एफ की वैल्यू लिखें तो एफ बराबर आएगा gm²/a², gm²/a², ये भी gm²/a²। एफ डैश जो आएगा gm² डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी, ये a, ये तो ये √2a, तो 2a², यानी ये आएगा f/2, ये f है तो ये f/2 आएगा। समझ आई चीज़ें। तो ये हमारे पास f, ये हमारे पास f, और ये इधर की तरफ कितना है, f/2। समझ आई चीज़ें। तो दो फोर्स 90 डिग्री पर, तो उनका रिजल्टेंट हमें पता इधर ही आएगा, और कितना आएगा, √2f आएगा, तो नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा √2f + f/2, तो f नेट निकल के आ गया, f कॉमन लिख के √2 + 1/2, ये नेट फोर्स आया। f की वैल्यू हम डाल सकते हैं, ये रही, तो नेट फोर्स हमारे पास आ गया। नेट फोर्स अपन प्रोवाइड कराएंगे mv² रेडियस से बराबर √2 + 1/2 इंटू gm²/a²। रेडियस देखें तो रेडियस हमारी होगी यहाँ से सेंटर के बीच का सेपरेशन, तो ये है a/√2, तो रेडियस हमारी है a/√2 के बराबर। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये बनेगा a/√2, एक m से एक m जाएगा, एक a से एक a जाएगा, तो यहाँ से अपन v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v² = √2 का अगर इधर डिवाइड लगाएंगे तो ये बनेगा 1 + 1/2 √2 gm/a, एंड इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आए इससे, ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा। क्लियर बातें। तो इस तरह के एग्जाम्पल काफ़ी पूछे जाते हैं, और ये खुद ही एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ध्यान रखें, बहुत बार पूछा गया है, नोट डाउन करें। तो फोर्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और जितनी और टाइप की वैरायटी मैंने उसमें भी कराई थी इलेक्ट्रो में, सेम के सेम क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बता दिया किसको किससे रिप्लेस करना है, के को रिप्लेस कर देना है जी से और चार्ज को रिप्लेस कर देना है मास से। ठीक है, और एग्जांपल देखें तो मैंने इस तरह का एग्जांपल भी कराया था। वहाँ पे एक रोड थी जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी वहाँ पर, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है, और रोड का मास मान लेते हैं कैपिटल एम है और लेंथ रोड की एल है। यहाँ पे कोई स्मॉल एम मास रखा गया है, आर डिस्टेंस पर फाइंड फोर्स बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, यानी रोड के अंदर और इस स्मॉल पार्टिकल के अंदर क्या बताना है, बीच का फोर्स बताना है। तो कैसे करेंगे भैया, हमें पता है कि इसका मास वेरी कर रहा है तो हमें इंटीग्रेशन पे तो जाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे आए, dx विड्थ का एक पार्टिकल लिया, dx विड्थ का चार्ज लिखेंगे तो आएगा, मास लिखेंगे तो dm बराबर आएगा लैम्डा dx, dm बराबर लैम्डा को लिख सकते हैं कैपिटल M बाई एल इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में, इस छोटे से dm और इस m के बीच में फोर्स जो होगा वो df होगा, तो g स्मॉल m dm अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों साइड क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन, df का इंटीग्रेशन f हो गया, g स्मॉल m dm की जगह उठा के रख देंगे कैपिटल M बाई एल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, पहला पार्टिकल आ रहा है r पे और लास्ट पार्टिकल आ रहा है r प्लस एल पे। ठीक है, अब इसको लिख देंगे f बराबर g m बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स फ्रॉम r टू r प्लस एल। तो जब माइनस लगाओ तो मैंने बताया था लिमिट उल्टी कर देते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो 1 बाई आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो f बराबर g m बाई एल, एलसीएम लेंगे तो r प्लस एल माइनस आर यानी l अपॉन r इंटू आर प्लस एल, l से l गया तो फोर्स निकल के आएगा g m अपॉन r इंटू आर प्लस एल, दिस इज द फोर्स बिटवीन देम। समझ आई चीज़ें, इस तरह से इनके बीच का फोर्स निकल के आ जाएगा। समझ आई बातें, इस तरह से इनके बीच का फोर्स निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। समझ आई बातें, तो ये सेम कहानी इलेक्ट्रोस्टेट वाली है, तो ग्रेविटेशन के अंदर अपन ने फोर्स वाली कहानी देखी। क्लियर बातें, इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एकदम आसान पूछे जाते हैं, स्मूथ पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाता। ठीक, बहुत बढ़िया। बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड की, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें अगर, तो इसको मैं डिनोट करूंगा जी से, इसको मैं डिनोट करूंगा जी से। ठीक, पहली बात करते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज बात करें कि ये हमारे पास कोई मास है, पॉइंट चार्ज नहीं पॉइंट मास, भैया चार्ज लिखा हो वहाँ पे मास मान लेना अपने आप। कोई पॉइंट पी पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, तो हमें पता है यहाँ पे तो हमेशा अट्रैक्शन का ही खेल होता है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन आएगा, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे आता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो k को रिप्लेस किया g से, q को रिप्लेस किया m से, तो g निकल के आ जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में बात करें तो g इन वेक्टर फॉर्म जी एम बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू r कैप बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि फील्ड हमारा इधर की तरफ है और r वेक्टर हम यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे। r वेक्टर हमारा इधर की तरफ और ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट, तो माइनस, तो g इक्वल टू आ गया माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब
आर वेक्टर माइनस, यहाँ पे ध्यान रखें अगेन अट्रैक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? अट्रैक्शन को शो कर रहा है। क्लियर हुई बातें? नोट डाउन करें। ठीक है, अब आगे बात करें तो ये ध्यान रखें भैया, सेम एग्जांपल आते हैं वापस। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टेट आता है तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं ग्रेविटेशन के अंदर। यहाँ पे कोई एम मास रखा गया है, यहाँ पे कोई एम मास रखा गया है। पी पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है। इसके कोऑर्डिनेट 0, a और इसके कोऑर्डिनेट 0, -a। वैसे इसके कोऑर्डिनेट ही देनी चाहिए था, कोऑर्डिनेट ही दे लेता हूँ मैं। ये कोऑर्डिनेट है x, 0। समझ इससे फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। सॉरी, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं सिमेट्री की वजह से। ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो कितने फील्ड से, किसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? ये होगा -gm/, ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर। ये अगर डिस्टेंस x है, ये a है, तो दिस सेपरेशन इज √a² + x²। तो g की वैल्यू आएगी gm/a² + x²। ठीक, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, तो दोनों का नेट कंपोनेंट इधर g cos थीटा, g cos थीटा, तो ये आएगा 2g cos थीटा। g हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो g नेट आ गया 2g cos थीटा। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 2 × gm/a² + x² इंटू cos थीटा हमारा आएगा, cos थीटा इक्वल टू दिस, ये हमारा x/दिस। ठीक है, तो यहाँ से नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकल के आ गया 2gmx/a² + x² की पावर 3/2। ये हमारे पास नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकल के आ गया। और किधर की तरफ आएगा? अंदर की तरफ आएगा। समझ आई इससे? इधर की तरफ -i²। समझ आई बातें? तो इस तरह के एग्जाम्पल हमसे पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरह के एग्जाम्पल तो अपन कर चुके हैं पहले से, कोई बड़ी बात है नहीं, तो इस तरह से अपन बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना बहुत है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।